हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको वैम्पायर्स की 3 डरावनी कहानियां बताऊंगा। ये कहानियां सुन के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियां। ये कहानी 1790 साल की है और ये कहानी जिसकी है उस आदमी का नाम है पीटर। पीटर साइबेरिया के एक शहर में लकड़हारे का काम करता था और उसके परिवार में 4 लोग थे। पीटर, उसकी बीवी और उसके 2 बेटे। पीटर की उम्र 56 साल थी और वो अपने काम और अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। एक शाम पीटर लकड़ियां काट के घर वापस आया और अगले दिन सुबह उसे पास ही के शहर में लकड़ियां बेचने जाना था। पीटर घर आता है, खाना खा के अपने बच्चों और बीवी के साथ बात कर रहा था। पीटर ने कहा उसे रात को ही निकलना पड़ेगा क्योंकि पास के शहर में जाने के लिए 5 घंटे लग जाएंगे और वो अपने परिवार से विदा लेके अपनी लकड़ियों के साथ निकल जाता है। अगले दिन सुबह पीटर के घर पे एक दस्तक होती है और उसका बेटा गेट खोलता है। वो देखता है कि सामने एक पुलिस वाला है और उसने पूछा कि क्या ये घर पीटर का है। तभी पीटर की पत्नी भी वहां पे आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि आज सुबह ही कुछ लोगों को शहर के रास्ते पर एक लाश मिली है और वो लाश पीटर की है। उसकी मौत का कारण समझा जा रहा है किसी जानवर का हमला, क्योंकि उसके गले पे दांतों के निशान हैं और उसके शरीर को देख के लग रहा है कि उसके शरीर का सारा खून गायब हो चुका है। पीटर का परिवार बहुत ज्यादा सदमे में आ जाता है, मगर आखिरकार उन्हें इस बात को मानना ही पड़ा कि पीटर अब इस दुनिया में नहीं है। 2 दिनों बाद पीटर को टाउन के कब्रिस्तान में दफनाया गया और सब लोग अपनी जिंदगी पे वापस चले गए। इसी दौरान ऐसी मौतें और भी होने लगी उसी शहर में। कुल 9 लोग मारे जाते हैं इसी तरह इस शहर में, और उनमें से कई लोग ने ये कहा कि मरने से पहले उनको सपने में पीटर दिखाई दिया था। एक रात पीटर का बेटा सो रहा था तो उसे किचन में किसी तरह की हलचल सुनाई देती है। वो नीचे आता है और देखता है कि किचन में उसके पिता और वो अपने बेटे से मांस मांग रहे थे खाने के लिए। पीटर का बेटा ये दृश्य देख के बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो घर में अपने बेड पे लेटा हुआ था। एक डॉक्टर उसे चेकअप करने के लिए आया था। वो ये सारी घटना अपने घर वालों को बताता है और तभी वहां के पुलिस और चर्च के पादरी को बुलाया जाता है। वो सब बातें करते हैं और सबको शक होता है कि हो ना हो जब इतने इशारे हैं तो उन्हें पीटर की कब्र खोदकर देखनी चाहिए कि क्या सच में पीटर मर चुका है या फिर वो जिम्मेदार है इस शहर की इतनी मौतों के लिए। पीटर की जब कब्र खोदी जाती है और उसके कॉफिन को निकाला गया तो पीटर की आंखें खुली थी बिल्कुल। चर्च के पादरी ने ये कहा कि पीटर के सीने में एक लकड़ी मारी जाए ताकि उसके दिल को वो भेद कर सके। जब ये किया गया तो इतना खून निकला था कि वहां पर जैसे खून की नदी बहने लगी थी। पीटर जब मरा हुआ पाया तो उसके शरीर में एक कतरा खून का नहीं था, तो इतना खून आ जाना नामुमकिन था। इससे वो सब समझ गए कि हो ना हो इस शहर में इतनी मौतों के लिए पीटर ही जिम्मेदार था। पीटर को मारने के बाद ये सारी घटनाएं बंद हो गई और शहर फिर से शांति के माहौल में आ गया। आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। ये कहानी बहुत ही पुरानी है और लगभग 1220 या 1240 के बीच की है। इंग्लैंड के एक छोटे से जिले का जमींदार या फिर लॉर्ड था एक आदमी जिसका नाम था एंड्रू। एंड्रू का एक छोटा सा परिवार था और उसकी पूरी इलाके में
बहुत इज्जत और शोहरत थी। एंड्रू और उसके परिवार को सब लोग बहुत प्यार भी करते थे, क्योंकि एंड्रू हमेशा गरीबों की मदद करता था, उनके हक के लिए लड़ता था। एंड्रू की पत्नी थी एलिशिया और उनके 2 बेटियां थी। एक रोज एंड्रू अपने महल की छत पर बैठा था रात में और बाहर का नजारा देख रहा था। रात बहुत हो गई थी और एंड्रू को लगा उसके घर के सभी सदस्य सो गए होंगे। एंड्रू देखता है दूर से एक घोड़ा आ रहा है और उस पे एक घुड़सवार भी था। वो घोड़ा आता है और एंड्रू के महल के सामने रुकता है और उसके महल का दरवाजा खुल जाता है। एंड्रू को शक हुआ कि ये कौन है और इतनी रात को उसके महल में क्यों आया है। जब वो छुप छुप के देखता है तो ये उसकी सेना का सेनापति था और उसका एलिशिया के साथ चक्कर चल रहा था। ये देख के एंड्रू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से लड़ने जाता है और तभी उसका सेनापति अपनी तलवार निकाल के एंड्रू के सीने के आर पार कर देता है और एंड्रू की वहीं पर मौत हो जाती है। सारा जिला बहुत ही सदमे में था एंड्रू की मौत के बाद, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इंसान जो खो दिया। मगर किसी को ये पता नहीं चल पाया कि एंड्रू की मौत कैसे हुई, क्योंकि एलिशिया और उसके सेनापति ने पूरे मामले को दबा दिया। अब एलिशिया वहां पे राज करने लगी और सबकी जिंदगी पहले जैसे ही चालू हो गई। कुछ दिन बाद लोगों ने ये कहा कि उन्होंने एंड्रू को रात के वक्त देखा है महल के आसपास घूमते हुए। ये बातें जैसे जैसे फैलती गई, लोगों में और भी बातें होने लगी एलिशिया को लेके। कई लोगों ने ये कहा कि एंड्रू के शरीर ने उनको बताया है कि एलिशिया और सेनापति ने मिलके उसे मारा है। एक सुबह महल से बहुत चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी और जब सब लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि एलिशिया और सेनापति एक ही साथ एक ही कमरे में मरे हुए पाए जाते हैं। इनकी मौत ऐसे हुई थी कि इनके शरीर से सारा खून गायब हो गया था और खून का एक भी कतरा नहीं बचा था। तब सब लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे उन्होंने कहा कि ये जरूर एंड्रू का ही काम होगा और वो एक वैम्पायर बन चुका है। चर्च के प्रीस्ट कई सारे लोगों के साथ एंड्रू की कब्र पे जाते हैं और अब उसका शरीर निकालते हैं तो देखते हैं उसके चेहरे पे खून लगा हुआ है। प्रीस्ट कई सारे मंत्रों का जाप करते हैं और एक बड़ी सी तलवार एंड्रू के सीने के आर पार चला देते हैं, जिससे एक आखिरकार एंड्रू की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद किसी ने एंड्रू को देखा हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एंड्रू ने अपना बदला ले लिया था और अब वो चैन से मर सकता था। आइए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। मेरी एक दोस्त है स्टेसी। वो अपने पिताजी के एक केबिन में वीकेंड के लिए जाना चाहती थी। केबिन यानी एक लकड़ी का बना हुआ घर जो कि जंगल के बीच में था। ये एक छोटे से नेशनल फॉरेस्ट के इलाके में था और यहाँ पर और भी कई सारे केबिन्स थे, मगर सब बहुत दूरी पर थे। आमतौर से ये केबिन्स में लोग अपने वीकेंड या 1-2 दिन बिताने के लिए जाते हैं ताकि कुछ समय प्रकृति के बीच में गुजार सके। उस केबिन में हम 4 दोस्त, मैं, स्टेसी, एमा और एशली वीकेंड गुजारने के लिए जाते हैं। हमने यहाँ पे एक बहुत अजीब चीज नोटिस की। यहाँ पे जंगल में बहुत ही शांति थी, पता नहीं क्यों। आमतौर से आपको जंगल में कुछ न कुछ आवाजें आएंगी ही, जैसे कि कीड़े की या फिर झिंगुर की या फिर पशु पक्षियों की, मगर आज सब कुछ शांत था। वैसे हम सारे दोस्त यहाँ पहले भी आ चुके हैं और पिछले बार सब कुछ नॉर्मल था, तो सब ने इसी बात पे ध्यान दिया और बात भी की इस बारे में। मगर हम आए थे मजे करने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना केबिन के पास वाले लेक में जाके स्विमिंग की जाए। तो हम सब तैयार होके लेक के पास जाते हैं। हम शाम तक स्विमिंग कर रहे थे कि तभी मुझे स्टेसी आवाज देके बुलाती है और कहती है, देखो एमा को क्या हो गया है। एमा वैसे बहुत ही बहादुर लड़की थी और उसे
ऐसा देख के मैं बिल्कुल चौंक जाता हूँ। एमा सिर्फ रोए जा रही थी और बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। हमने एमा से पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ है, मगर एमा ने कोई जवाब नहीं दिया। और तब हम सब तय करते हैं कि बेहतर होगा हम केबिन में जाके बात करें, क्योंकि अब अंधेरा भी हो चुका है। हम सब केबिन में पहुंचते हैं और एमा सोफे पे बैठी हुई थी। वो अभी भी बहुत ही डरी हुई लग रही थी। मैं और स्टेसी बातें कर रहे थे और एशली बोलती है कि वो बाहर जा रही है सिगरेट पीने के लिए। मैं और स्टेसी किसी बात पे हंस रहे थे कि तभी एमा बोल उठती है, क्या तुम लोगों ने उसे देखा? वो जो लेक के पास झाड़ियों से हमें घूरे जा रहा था, और कैसे वो अचानक एक पेड़ पे चढ़ जाता है। एमा ने ये कहा ही था कि बाहर से एशली की आवाज आती है और वो हमें चिल्लाकर बाहर बुला रही थी। मैं भले ही सुनना चाहता था कि एमा क्या कहना चाहती है, मगर एशली की पुकार सुन के मैं और स्टेसी बाहर दौड़ के चले जाते हैं। और तभी एशली कहती है, मैंने बाहर वहां किसी को देखा, कोई आदमी था, इसी तरफ देख रहा था, और जब उसको समझ आया कि मैंने उसे देखा है तो वो पेड़ों के पीछे छुप जाता है। स्टेसी ये सुन के गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि जरूर कोई आदमी है जो हमें छुप छुप के देख रहा है और सोच रहा है कि यहाँ 3 लड़कियां हैं, तो क्यों ना यहाँ पे इनको तंग किया जाए। स्टेसी अंदर जाके अपने पिताजी की राइफल ले आती है और हम तीनों झाड़ियों में जाते हैं। हमने ये तय किया था कि हमें बंदूक के साथ देखकर जरूर वो आदमी घबरा जाएगा और भाग जाएगा। तो हम चलते चलते झाड़ियों के वहां पहुंचते हैं जहां पे एशली ने उस आदमी को देखा था। हमें वहां कोई नहीं दिखता है। तब मैं उन दोनों से कहता हूँ कि चलो वापस चले जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बंदूक और मुझे देखकर वो आदमी घबरा के चला गया होगा। हम तीनों जब पीछे घूमते हैं तो मेरे तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। हमारे ठीक पीछे खड़ा था एक आदमी। ये आदमी लगभग 6 फीट का था और इसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे। इसका शरीर बिल्कुल सफेद था और आंखें इसकी थी पीली, और इसके दांत ऐसे थे जैसे मैंने कभी आज तक नहीं देखे हैं। नुकीले लंबे लंबे दांत थे इसके, जो किसी इंसान की तरह नहीं थे, और ऐसे थे कि ये दांत किसी इंसान को चीर भी सकते हैं। तभी मुझे एक गोली की आवाज सुनाई देती है और वो चीज वहां से भाग जाती है और हम तीनों भी भागने लगते हैं केबिन की तरफ। भागते भागते पता नहीं कैसे पर मैं गिर जाता हूँ, और जब उठता हूँ तो देखा एशली और स्टेसी भाग के आगे निकल गए हैं। मैं घबरा के इधर उधर भागने लगता हूँ और गलती से उस लेक के पास ही पहुंच जाता हूँ बजाय केबिन के। तभी मुझे पेड़ों के ऊपर से हलचल सुनाई देती है और मैं समझ गया कि हो ना हो ये चीज पेड़ों पे ऊपर मुझे ढूंढ रही होगी। मैं पास में ही पड़े कुछ टूटे हुए पेड़ों के नीचे छुप जाता हूँ। मैंने सुना वो चीज मेरे ऊपर के पेड़ पे आके सूंघे जा रही थी जोर जोर से, जैसे कि कोई जानवर सूंघ रहा हो। और तभी दूर से एक आवाज आती है और वो भाग के उस तरफ चला जाता है। मैं तभी उठ के सीधा केबिन की तरफ जाता हूँ। केबिन का दरवाजा खुलता है और एशली मुझे खींच के अंदर लेती है। केबिन की सारी लाइट्स बंद थी और हमने हर दरवाजे खिड़की को बंद कर दिया था। रात भर हमें उस चीज की आवाज आती है बाहर घूमते हुए, और सुबह जैसे ही होती है एक जोर से चीख की आवाज आती है और वो चीज भाग जाती है, ऐसे जैसे उसे रोशनी से दिक्कत हो रही थी। थोड़ा और उजाला होता है और हम लोग वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी जब तक जंगल में थी हम सब शांत बैठे थे और बात नहीं कर रहे थे, मगर गाड़ी जब जंगल से बाहर टाउन में आती है तब एशली मुझे पूछती है कि डेविड तुम कैसे वहां से बच निकले। एशली और स्टेसी बताते हैं कि जब वो लोग भागे थे गोली चलाकर, वो चीज बिल्कुल मेरे ही पीछे थी और मुझे घूर के देख रही थी। एमा की भी बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि शायद वो चीज उन लड़कियों को नहीं
मुझे ही फॉलो कर रही थी और मेरा ही शिकार करना चाहती थी। बहरहाल हम घर पहुंचते हैं और इंटरनेट पे जरा शोध करते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस चीज का हमारे साथ पिछली रात सामना हुआ था वो एक वैम्पायर था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वैम्पायर्स की ये 3 कहानियां? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे ये भी बताएं इसमें से आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी। दोस्तों, आप मुझे नए नए आइडियाज भी दें कि आपको किस तरह के वीडियोस और कैसी कहानियां पसंद है और क्या सुनना चाहते हैं, ताकि मैं वैसे ही वीडियोस और कहानियां आपके लिए ला सकूं। कहानियों को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी रीच थोड़ी और बढ़े और मुझे भी ये कहानियां बनाते रहने का मोटिवेशन आए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी ज़रूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो वहाँ पर भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए।